दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन का पहला सत्र खत्म हो गया है। इसके बाद सत्र का दूसरा हिस्सा दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम को 4:45 पर खत्म होगा। पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र ही दुनिया का पथ प्रदर्शन है। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथी शैलेंद्र वांगो इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, पहला सत्र खत्म हो चुका है। पहले सत्र में क्या कुछ खास रहा? देखिए आजम, शुरुआत तो हो चुकी है, आगाज हो चुका है G20 सम्मेलन का और पहला सत्र खत्म हो चुका है और अगला सत्र जो है वो 3 बजे से शुरू होगा। इसी बीच 3 बायलैटरल जो है वो होने वाली हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक पहली बायलैटरल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ होने वाली है। उसके बाद जापान और फिर जर्मनी, ये 3 बायलैटरल्स अब से 1 घंटे के अंदर ये 3 बायलैटरल्स हो जाएंगी। उसके बाद शाम को 5:30 बजे के आसपास भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों की बैठक होगी और 3 बजे उससे पहले जो है जो दूसरा सत्र है वन फैमिली का, उसकी शुरुआत होगी। वो करीब 4:45 बजे तक चलेगा। लेकिन अगर हम पहले सत्र की बात करें तो 2 अहम बातें जो बड़ी हेडलाइंस बनेगी कल के अखबारों में। पहली हेडलाइन ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सामने जो प्लेट थी उस पर भारत लिखा हुआ था। यानी कि ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है बल्कि ये पूरा मैसेज पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। जब G20 कंट्रीज प्लस इन्वाइटेड कंट्रीज और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब यहां पर मौजूद है, उनके सामने पीएम मोदी के जो नेम प्लेट है उस पर भारत लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ है। ये एक स्ट्रांग सिग्नल है, एक स्ट्रांग मैसेजिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के इन्विटेशन पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था और आज जो डिनर होने वाला है वो आज शाम को ही 7 बजे यहां भारत मंडपम में होगा। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आगे भी भारत लिखा हुआ, तो ये एक स्ट्रांग सिग्नल है। भले इसको लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। दूसरी अहम बात, दूसरी बड़ी खबर जो कल अखबारों में होगी वो ये है कि G20 के लिए अफ्रीकन यूनियन को मेंबर कंट्री मान लिया गया है। उनके जो चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, उनको एक सीट दे दी गई है फॉर्मली। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत की, वो इसलिए क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल भारत का ही था और भारत ने ही कहा था अफ्रीकन यूनियन एक बड़ा ब्लॉक है, एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये प्रस्ताव भारत नहीं रखा था और तमाम मुल्कों ने, तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है। इसलिए आज से G20 में अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीकन कंट्रीज का जो ब्लॉक है उसको शामिल कर लिया गया। तो ये और मजबूत हुआ है इस डेवलपमेंट के बाद। तो ये 2 अहम खबरें जो है अभी तक निकल के आ रही हैं आज के समिट से। हालांकि इसके अलावा पीएम मोदी ने मोरक्को में आए जो भूकंप है उसको लेकर भी पीएम मोदी ने उसका जिक्र किया और जो लोग जख्मी हुए हैं उसके लिए उन्होंने बिल्कुल। शैलेंद्र, ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन एनर्जी हो, इस ताल्लुक से बात हुई है क्या? मिलिटेंसी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है या हो सकती है? देखिए आजम, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़े हुए, क्लाइमेट चेंज की बात होती है,
क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, फाइनेंशियल जो इश्यूज है वो इसमें चर्चा में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी इश्यूज की तो आतंकवाद इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक फोरम है और ये कोई फॉर्मल ब्लॉक नहीं, इनफॉर्मल ब्लॉक है G20 का, जिसमें मुख्य एजेंडा है वो इकोनॉमी से जुड़े हुए एजेंडा होते हैं। जैसे आपको पता होगा 1999 और 2008 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे वर्ल्ड में, उसका ग्लोबल इंपैक्ट तमाम दुनिया के देशों पर हुआ था। उससे बचने के लिए कैसे दोबारा वो फ्यूचर में ना हो, उसको लेकर प्लेटफॉर्म G20 का बनाया गया, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। आतंकवाद की अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमसे खसूसी बातचीत में अमेरिकी विदेश विभाग की जो स्पोक्स पर्सन है मार्गरेट मैकलाउड, उन्होंने हमसे बातचीत में ये कहा कि कल शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन की बात हुई थी तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी और आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देश लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इस बात को उन्होंने हमसे जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो वित्तीय संसाधन है, यानी कि जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टेररिस्ट के पास, उसको कैसे रोका जाना चाहिए, इसको लेकर भी दोनों देश खूब मेहनत कर रहे हैं। दूसरी अहम बात जो उन्होंने हमसे बात करते हुए बोली कि G20 का जो सम्मेलन है, जब वो कश्मीर में कराया गया, जब लद्दाख में कराया गया, तो इसमें कुछ देशों को ऑब्जेक्शन हुआ था। उस पर अमेरिकी प्रवक्ता की तरफ से हमको ये कहा गया है कि भारत एक वास्ट कंट्री है और भारत दिखाना चाहता है कि वो कितना वास्ट है और वो शोकेस करने का ये बहुत अच्छा मौका था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी लंबित मुद्दे हैं उनको भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म पर बातचीत के जरिए ही इसको वो हल करने में सक्षम है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो G20 समिट है उसका फोकस इकोनॉमी पर है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। बिल्कुल, अभी लंच ब्रेक चल रहा है, दूसरा सेशन उसके बाद शुरू होगा। दूसरे सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, फिलहाल फोकस तो जो 3 सेशंस का है वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का है। तो इसमें तमाम मुद्दों पर क्रिप्टो करेंसी से लेके सस्टेनेबल ग्रोथ और कैसे इकोनॉमीज को साथ में जोड़ा जाए, कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए और कैसे ईज ऑफ एक्सेस हो बिजनेसेस के लिए, इन तमाम इकोनॉमिकल इश्यूज जो होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं उन पर बातचीत हो रही है। लेकिन अहम बात यह है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चाहता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 के जो डिक्लेरेशन है या ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसका जिक्र उसमें होना चाहिए। लेकिन रशिया और चीन ये नहीं चाहते हैं। रशिया और चीन बिल्कुल इसके खिलाफ है, मुखालफत करते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, बाली जो समिट हुआ था पिछले साल, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को जोड़ा गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का नहीं है। इस बात को जोड़ा गया था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हालांकि इस बार इसको जोड़ा जाता है या नहीं, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो फिलहाल कोशिश ये रहेगी कि तमाम मुद्दों पर इन कंट्रीज का कंसेंसस बनाया जाए जो G20 कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत के समर्थन में सभी कंट्रीज खड़ी हैं, सभी कंट्रीज भारत के प्रेसिडेंसी को कामयाब बनाने के लिए अपना समर्थन भी पूरा अपना योगदान भी दे रही हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो क्रूशियल इश्यूज हैं, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें या यूक्रेन वॉर की बात करें, उसमें किस तरह से भारत इन तमाम कंट्रीज को एक मंच पर लेकर आता है, एक साथ लेकर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलाउड ने न्यूज 18 से कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात पर कहा कि हम आतंक के मुद्दे पर आपस में संपर्क में हैं। अमेरिका आतंक की फंडिंग को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कार्यक्रम के कुछ देशों की आपत्ति पर कहा कि अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने मोदी बाइडेन मुलाकात पर कहा कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर दोनों ममालिक राब्ते में हैं। बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैकलाउड हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद? जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या
आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई, क्योंकि कहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और इसके खिलाफ वो एकजुट भी है। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल यह भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स हैं ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिन देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है उन पे क्या कहेंगे? जो देश ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लांडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जोही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन के निफाज से मुतालिक लिया जायजा। RDD और PRI अफसरान के साथ की मीटिंग तलब। सुरानो पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और बॉलिंग मशीन यूनिट का किया इफ्तिताह। कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट ने किया डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का दौरा। ITIs और पॉलिटेक्निक की कारकर्दगी का लिया तफसीली जायजा। पुरी और RSपुरा के ITIs के इम्तिहानी हॉल का किया इनॉग्रेशन। गंबूरा घाट में सड़क की खस्ता हाली से अवाम परेशान। मुकामी लोगों ने किया सरकार के खिलाफ एहतजाज। गंबूरा से कांधामा तक सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा। ट्रैफिकपुरा शोपिया में बुनियादी सहूलत के फुकदान से अवाम पर हम इलाके के अवाम के साथ इम्तियाजी सुलूक बरतने का इल्जाम। गुलमर्ग में सेना की डैगर डिवीजन द्वारा 2 दिवसीय गुलमर्ग महोत्सव की शुरुआत हुई है। टंगमर्ग से तिरंगा रैली के साथ महोत्सव का आगाज किया गया। डैगर डिवीजन के
जीओसी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पहले दिन गुलमर्ग में अलग अलग कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल समेत अन्य कलाकार हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में सूफी संगीत, मिनी मैराथन, घुड़दौड़, एटीवी रेस और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। फेस्टिवल का मकसद गुलमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देना है। जी हम तो इसका हिस्सा बने हैं, लेकिन सर हम तो खुद परेशान हैं अभी, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारा काम जो पड़ा है वो पूरा ठप पड़ा है। हम शुक्रगुजार है आर्मी के सीओ के साहब को, इसने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है इसकी वजह से टूरिज्म आगे से बढ़ेगा सर यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो है हमारा पूरा काम बंद पड़ा हुआ है सर। तो आज तिरंगा रैली में आप हिस्सा ले रहे हैं? जी हमारी तो बहुत खुशी है सर, आज हमने इसमें हिस्सा लिया, हम तो इसमें बहुत खुश है सर। हम तो चाहते हैं और भी ये प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ने चाहिए, टूरिज्म बढ़ाना चाहिए सर यहाँ पर। सर देखिए, आपको पता है ये गुलमर्ग एरिया जो है पूरा डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा ही फायदा है। जितना टूरिस्ट बढ़ेगा उतना फायदा हमारा है। आप देखा है गुलमर्ग पूरा बुकिंग रहती है। अब यहाँ पे ये होगा, जब ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा तो लोगों के घरों में भी टूरिस्ट रुक सकते हैं, उससे भी हमारी इनकम बढ़ सकती है सर। आज आर्मी की जानिब से जो फौज की टिकट डिवीजन है उनकी जानिब से गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। जीओसी ने टंगमर्ग से ही तिरंगा रैली से इसका आगाज किया है, हरी झंडी दिखाकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये रैली है और ये टंगमर्ग से बराबर गुलमर्ग पहुंचेगी ये रैली। और इस तरह टिकट डिवीजन के जो जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया है, आगाज किया है। आप देख सकते हैं ये एटीवी बाइक्स जो है, यहाँ पे ऑल टेरियन व्हीकल्स जो है, और इनके जरिए से ये जो यहाँ पे तिरंगा रैली है उसको यहाँ टंगमर्ग से बाज़ाब्ता तौर पे ये गुलमर्ग पहुंचेगी। और काफ़ी तादाद में नौजवान जो है तिरंगा लिए हुए इन एटीवी बाइक्स पे यानी गुलमर्ग की तरफ रवाना दवा हैं। और इस तरह यहाँ इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें और ज़्यादातर टूरिज्म को बढ़ावे के लिए, टूरिज्म के फ़रोग के लिए गुलमर्ग में हर साल ये इस तरह के फेस्टिवल मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि एक तो मुकामी लोगों को रोज़गार के वसाइल बढ़ेंगे और दूसरा सयाह जो है मुल्क भर के सयाह, दुनिया भर के सयाह, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुलमर्ग की तरफ रागिब किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप सरकार व प्रशासन से नाराज हैं। जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र पक्षात की भाजपा विधायिका रीना कश्यप ने राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा कि उन्हें सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे वो बेहद दुखी हैं। हमारे जो यहाँ पर सराह में एक हमारा मेला आयोजित होना है और जिसमें प्रथम बैठक हो भी गई है, और मैं कहना चाहूंगी इसमें बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। इसमें पहले जब हमारी सरकार थी तो हम सभी को, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या फिर जिला परिषद हो या फिर अन्य लोग, सभी लोग इसमें शामिल थे। और सबसे जो हद की बात है, एक विधायक जो स्थानीय विधायक है उन्हें भी बैठक में नहीं बुलाया गया। और वैसे तो हमारे जो बीडीसी चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र नेहरू जी, इन्हें भी नहीं बुलाया गया, वाइस चेयरमैन उन्हें भी नहीं बुलाया गया। हमारे पंचायत के जो प्रधान जी नरेंद्र गोसाई जी, उन्हें नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं हमें इस तरह से लग रहा है कि अपना जो इन्होंने एक तरफ ये काम किया है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिला का बड़ा मान सम्मान है। और पूरे विधानसभा 68 विधानसभा में एकमात्र मैं महिला हूं, और मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो मंत्री हमारे विधानसभा में आए या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे बिल्कुल वहां पे नहीं बुलाया जा रहा है। और इससे लोगों में भी काफी रोष है, और खासकर जो हमारा ये मेला हो रहा है इससे जिसमें हमें नहीं बुलाया गया उसके लिए हम बहुत नाराज भी हैं और रोष भी प्रकट कर रहे हैं। चंबा मुख्यालय व उसके आसपास के क्षेत्र में गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। चंबा मुख्यालय के आसपास जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए। हालांकि नगर परिषद के ठेकेदार 50 से 60 रुपए हर घर से लेकर कूड़ा एकत्रित करते हैं और सूखा और गीला कचरा अलग अलग किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इस गंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। चंबा में आजकल मणिमहेश यात्रा शुरू हो चुकी है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए
चंबा चौगान पहुंच रहे हैं। व्यवस्था तो ऐसा है ना जी कि इसको थोड़ा अच्छे ढंग से की जाए तो बेचारे सफाई कर्मचारी तो बहुत काम करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसमें जो ठेकेदार लोग हैं उनका भी थोड़ा चाहिए कि ये काम जरा अच्छी तरह से करें, ढंग से करें, ताकि शहर में गंदगी ना फैले और शहर वालों को, बाहर वाले को भी कोई आए तो उनको दिखे कि शहर साफ और सुंदर है। दूसरा, बीमारियों से भी बीमारियों भी कम होती है। अगर शहर की सफाई गंदगी ना हो तो उसके कारण जो है ये जो मिंजर का जो गंद पड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग भी बेचारे सफाई कर्मचारी तो बहुत जान मारते हैं, लेकिन ये जो पूरे 10-15 दिन की जो गंदगी होती है, जो बाहर के लोग आते हैं गंदगी डालते हैं, ऊपर से ये जो बीमारियाँ होती है बाहर के लोगों से आती है, तो इसके लिए थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। नहीं, ये तो कूड़ा जो है ये प्रॉपर उठाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। या तो लेबर काम है इनके पास, या तो इनके पास लेबर काम है। जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पूरा जल्दी उठ जाए। क्या करना सर, मेरे तो 40-45 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, डेली गान देते पे दिन। आज क्या बोल सकते हैं, ये तो बड़े बड़े बंदे ये समझ होना चाहिए जी भाई, गंद में पाओ, बाजार बिच आना जाना, सारे का आना जाना है। अज कुछ नहीं बोल सकते सर, मजबूर मनु अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब बुरा हाल है, इस गंदगी का बड़ा बुरा हाल है। अज इतने बंद काम करना बैठे होंगे, गाह खाना हो तो सेब नहीं आते, मुँह ढकी के लिए आते, सामने गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बीमारी तो है जी, बीमारी गंद फंद, माखियाँ, मच्छर, बड़ा बुरा हाल है। ये तो बेकरी वाले छोड़ते गंद फंद का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता। कई बार तो मोटरसाइकिल रिड़की पे, अब तो गाइयाँ गुइयाँ का बचाव हो रहा बना, बड़ा बुरा हाल है। अभी क्या चाहना ही ठीक रहे, जरा साफ सुथरा रहे तो घर ही रहा। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, जो आप ये सामने कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये माननीय जो एसडीएम दफ्तर है, उपायुक्त कार्यालय, उसके जस्ट बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं रोजाना हम सवेरे यहाँ पे योगा वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो जिस तरह से सवेरे सवेरे कूड़े का जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देख सकते हैं, कूड़ा पड़ा होता है, नालियों के आसपास बहुत सारी गंदगी होती है। और विशेषकर हम बता सकते हैं इस टाइम मणिमहेश का समय है, और जो लोग आए होते हैं उनको कहीं शौचालय और शौच के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सही मायने में देखा जाए कि चंबा में इस समय सफाई की व्यवस्था जो है बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत दयनीय हालत में। देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको समय ज़रूर लगता है, पर सही मायने में अगर लोग आज कूड़ा अलग अलग देते भी हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा फेंकने की सही जगह भी है। आज के समय में कूड़ा लिया तो जा रहा है, पर सही मायने में कहाँ डिस्पोज किया जा रहा है, आज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कूड़ा है, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हो सकता है कि लोगों की गलतियाँ होंगी, पर इसके बाद ये कूड़ा उठाया जाएगा, क्या ये सही मायने में जहाँ पे कूड़ा जाना चाहिए वहाँ पे डिस्पोज हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रश्न होता है। और हम लोगों से भी आह्वान करेंगे कि वो भी कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन में रखे, पर लोग तो जागरूक है ही हैं, पर हम ये चाहेंगे कि प्रशासन और जो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।